हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने 2 चैप्टर जो हैं साइंस के वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये 3rd चैप्टर है जिसका नाम है धातु और अधातुएं। ठीक है, ये इसकी सेकंड वीडियो है। जो इसकी फर्स्ट वीडियो है वो हम अपलोड कर चुके हैं। ये इसकी सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में हम धातु तत्व और उनके भौतिक गुणों के बारे में हमने पढ़ा था। हम ये सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे और अन्य बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो हम टॉपिक हैं मतलब इसमें जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम धातुओं के रासायनिक गुण। जैसे पहला गुण क्या है, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया अभिक्रिया। ठीक है, क्या होगा, धातुओं को वायु दहन करने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जब हम धातुओं को वायु में दहन करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ये ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, आइए एक उदाहरण के तौर पर हम आपको एक अभिक्रिया दिखाते हैं जिसमें क्या होगा, ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ले लेते हैं हम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी Mg। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम प्लस हम क्या लेंगे, हम लेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को कर देते हैं हम O2। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे कि मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की, तो क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी 2MgO। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि धातुओं को वायु दहन करने पर वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, तो वही अगर धातु की हम ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो हमें धातु ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल भी देखेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 निर्मित होता है, जो कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी भी बताएंगे आपको क्या होता है, क्योंकि यह अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण रखता है। जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण रखता है उसे क्या कहते हैं, हम उभयधर्मी कहते हैं। आइए इसको भी एक अभिक्रिया के दौरान हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम लेंगे, जैसे कि 4Al, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले ली हमने 3O2। तो जैसे ही इसकी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे हम एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी 2Al2O3। ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिनियम मीनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी धातुओं की जल से क्रिया। ठीक है, धातु के साथ मतलब धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड, जो हमारी धातु ऑक्साइड होती हैं उन्हें क्या करती है, अथवा धातु हाइड्रोक्साइड निर्मित करती है। यानी जब हम जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया करते हैं, एक तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है तथा धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड निर्मित करती है। ठीक है, आइए इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे हम सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, यानी 2Na। ठीक है, हमने ले लिया सोडियम, ले लिया, प्लस कर देते हैं हम H2O, 2H2O। जैसे कि आपने ऊपर देख लिया कि हमने धातु के साथ जल की अभिक्रिया करनी है, तो धातु हमने ले ली है और उसके साथ हमने क्या ले लिया है, जल ले लिया है। जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो हमें प्राप्त क्या होता है, धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, यानी 2NaOH। ठीक है, ये क्या हो गया, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। और साथ ही हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी H2 ये निकल गई हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देख सकते हैं आप पूरी संतुलित भी है। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि हमने इस अभिक्रिया से आपको बताया कि जब हम धातु की जल से अभिक्रिया करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं, धातु और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट है धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण निर्मित होते हैं। जब हम किसी भी जो धातु होती है उसकी तनु अम्लों से क्रिया करते हैं तो हमें दो चीज़ प्राप्त होती है, एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक लवण बनता है। ठीक है, आइए उसकी अभिक्रिया देखते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं सोडियम, ले लेते हैं 2Na प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है, 2HCl लेते हैं और जब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक लवण प्राप्त होता है। जैसे 2NaCl प्लस H2 गैस मुक्त हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो कि एक क्या है, लवण है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या है हमारी, वो मुक्त हो गई। ठीक है, ये तो हो गई अभिक्रिया जब हम धातुओं की अम्लों से क्रिया करते हैं। ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं Mn। ठीक है, ये है Mn। अब Mn जो होता है हमारा, ये होता है मैग्नीज, मैग्नीज। ठीक है, जब हम इसकी क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करा देते हैं 2HNO2 से। ठीक है, जब हम इसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीज नाइट्रेट। ठीक है, जैसे क्या देखेंगे हम, मैग्नीज यानी Mn नाइट्रेट NO3 की होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है, ये क्या होगा, मैग्नीज नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, जब भी संतुलित होगी Mn नाइट्रेट का हो गया, ये बन गया हमारा मैग्नीज नाइट्रेट और साथ ही हमारी क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, ये बन गया हमारा, नाम लिख देंगे मैग्नीज नाइट्रेट। ठीक है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस हमारी मुक्त हो गई। उसके बाद आ जाता है हमारा धातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। जो हमारी धातु हैं अगर हम उनकी क्लोरीन से क्रिया करा दें तो परस्पर क्या होगा, आयनिक क्लोराइड निर्मित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आयनिक क्लोराइड निर्मित होते हैं। जैसे इसके लिए भी एक एग्जांपल लेंगे, जैसे सोडियम ही ले लेते हैं 2Na प्लस Cl2 यानी हमारी क्या है गई, क्लोरीन हो गई। ठीक है, जब हम इसकी अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, आयनिक क्लोराइड। ठीक है, यानी 2NaCl, ये तो हमें पता ही है कि सोडियम क्लोराइड है यानी लवण भी है। ठीक है, तो हमें ये क्या प्राप्त हो गया, आयनिक लवण प्राप्त हो गया। ठीक है, आयनिक क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रासायनिक गुण। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा अम्लराज। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर अम्लराज किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज वो भी टॉपिक हम लेके आ गए हैं कि अम्लराज किसे कहते हैं। अम्लराज का एक और नाम है जिसका नाम होता है एक्वा रेजिया। ठीक है, क्या होता है, एक्वा रेजिया। इसे देख लेते हैं, अम्लराज किसे कहते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्ल होता है HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो नाइट्रिक अम्ल है और HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इन दोनों का देखेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl तथा साथ ही नाइट्रिक अम्ल HNO3 का वह मिश्रण यानी जो हाइड्रोक्लोरिक है और नाइट्रिक अम्ल है, इन दोनों का मिश्रण जिसमें आयतन के अनुसार, जो इनका आयतन है उसके अनुसार 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी 3 भाग तो हमारा किसका होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और 1 भाग किसका होगा, जो नाइट्रिक अम्ल होगा। और इन ऐसे मिश्रण को जिसमें नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 भाग होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, अम्लराज यानी एक्वा रेजिया कहलाता है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल टॉपिक को क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है,
आगे हम देखते हैं धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी को। ठीक है, धातुओं के अधिकांश रासायनिक गुण, जो हमारे धातु के अधिकांश रासायनिक गुण हैं, उनकी विद्युत धनात्मक प्रकृति के कारण होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति होने पर धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है। जो मतलब धातु होती है वो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उसकी क्रियाशीलता जो होती है धातुओं की उतनी अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं उन्हें कहते हैं हम सक्रिय धातु, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि। ठीक है, तथा वह धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं अक्रिय धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि आपको पता लग गया सक्रिय धातुएं और अक्रिय धातुएं किसे कहते हैं। ठीक है, हालांकि आप इसको समझ नहीं पाए होंगे क्योंकि ये चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक चित्र आ रहा है जिसमें आप सब देख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन से ऊपर की जो हमारी वो है धातुएं हैं वो क्या हैं? अधिक क्रियाशील है। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन से नीचे की ओर है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील है, यानी वे क्या है? कम क्रियाशील धातु है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्रिय धातुएं भी बोलते हैं। ठीक है, आप इन सभी को कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है सक्रियता श्रेणी का महत्व। ठीक है, जो हमारा सक्रियता श्रेणी है उसका महत्व क्या है? ठीक है, पहला क्या है? सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, जैसे कि आपने चित्र में देखा, वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। वे क्या कर देती? जो अम्ल होते हैं अगर उनसे विक्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा जाता है सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर स्थित होती हैं, यानी सक्रियता श्रेणी में धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर स्थित होती हैं, उन्हें उनके लवण विलयन में विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं से अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, आपने देखा है कि चित्र में जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है उनकी क्रियाशील अधिक है। ठीक है, वे सक्रिय धातुएं हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो क्या है? अक्रिय धातुएं हैं, तो उनकी अधिक क्रियाशील होती हैं, जो सक्रिय धातुएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम धातुओं के उपयोग। जो धातु हमारी होती हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो पहला उपयोग क्या है? एल्युमिनियम, तांबा आदि का प्रयोग विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में किया जाता है। जो हमारा एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, इसका क्या प्रयोग है कि बर्तन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और हालांकि सेकंड प्रयोग क्या है हमारा? उपयोग सोना चांदी आदि का प्रयोग, मतलब जो सोना और चांदी होता है इनका प्रयोग मूर्तियाँ बनाने में, आभूषण बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, पारा भी धातु ही है जो थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है। आपने देखा होगा जिससे में बीपी नापते हैं हम, वो थर्मामीटर होता है जिसमें बुखार भी नापते हैं शायद। तो जो पारा होता है हमारा उसमें थर्मामीटर में क्या होता है? प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, बिजली के उपकरण, जो हमारे बिजली के उपकरण होती हैं, मशीनों के पुर्जे, बिजली के तार बनाने में तांबा, जो बिजली के तार होते हैं उनमें तांबा, एल्युमिनियम आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं इस जो आज की वीडियो है हमने इसमें काफ़ी सारे टॉपिकों को हमने कवर किया है। आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक आप जो आपके पुराने नोट्स हैं आप उनको, जो हम बनवा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स, वो आप पढ़ते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए, साथ ही साथ याद भी करते चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।